हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी कोई भी भर्ती होती है तो उसके कुछ रिक्रूटमेंट रूल्स होते हैं, कैसी पॉलिसी होती है, वो सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके लिए। और इसमें आपके वो सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि जो क्या एक स्टेट की वैकेंसी दूसरे को दी जा सकती है, क्या वैकेंसी खाली रह जाती है तो वेटिंग बन सकती है नहीं बन सकती है, उनके बारे में पॉलिसी क्या कहती है। हर चीज़ क्लियर है। जो आपकी भर्ती शुरू होती है उससे पहले वो सब क्लियर करके रिटर्न में वो सब पॉलिसी तैयार होती है और उसके अकॉर्डिंग ही भर्ती होती है। तो आइए देखते हैं ये क्या है। तो ये कहाँ से जारी हुआ है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, पर्स टू डेस्क, पुलिस टू डिवीज़न। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है रिवाइज स्कीम फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज एंड असम राइफल, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एंड सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स टू बी कंडक्टेड बाय द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी के द्वारा जो भर्ती की जाएगी उसके बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर देखिए कहा गया है प्रारंभ में कि कॉन्स्टिट्यूटरी फॉर्म्स द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। कोई भी हमारी जो फोर्स है, चाहे वो आर्मी है, चाहे पुलिस है या सीएपीएफ है, उसका जो जवान जो है वो ही उसका कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण जो है स्तंभ होता है। कि जिसको कहा है कि मेजर कंपोनेंट जो होता है वो वही लोग होते हैं और उन्हीं के का जो आधार लेकर फोर्स जो है वो चलती है। अब एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट, क्या योग्यताएं होंगी? तो योग्यताएं होंगी 18 से 23 वर्ष होगा। और क्रूशल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज विल बी 1 जनवरी इफ द रिटन एग्जामिनेशन इज हेल्ड इन फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। यानी यदि आपका एग्ज़ाम 30 जून तक हो जाता है तो वो डेट कब से होगी? वो 1 जनवरी से होगी। और 30 जून के बाद में आपका यदि एग्ज़ाम आता है तो वो डेट जो होगा वो 1 अगस्त निर्धारित होगी, 1 जुलाई नहीं होगी, सेकंड हाफ में होता। तो ये किसके अकॉर्डिंग है? ये देखिए, ये 1988 में पॉलिसी बनी थी, DOPNT। 14 जुलाई 1988 की जो पॉलिसी है वही चली आ रही है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें क्या है? मैट्रिकुलेशन है, यानी कि 10th क्लास पास होना चाहिए। हाइट कितना है? 170 सेंटीमीटर और 157 सेंटीमीटर हाइट। 170 मेल के लिए और फीमेल के लिए। अब चेस्ट जो है वो मेल के लिए 80 से 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। वीट जो है वो फॉर मेल एंड फीमेल प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड्स, वो मेडिकल चार्ट है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड में आई साइट के बारे में बताया गया है। और कलर विजन जो है वो इसमें CP3 बाई इशारिया वो बताया गया है। बाइनोकुलर विजन के बारे में बताया गया है। विजुअल करेक्शन ऑफ एनी काइंड इज़ नॉट परमिटेड इवन बाई ग्लासेस। ये देखिए, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। और इसकी वजह से जो हमारे साथी लेज़र करवा के फिट हो गए हैं उनको मैं आगाह करना चाहूँगा कि कहीं भूल कर भी ये नहीं बता दें कि मैं लेज़र करवा के फिट हो गया था, वरना हो सकता है कि ट्रेनिंग में आपका दोबारा भी मेडिकल कर दिया जाए, और ऐसा हो चुका है पहले। अब नौकनी और उस सब के बारे में पूरा बताया गया है कि आपको हिल एरिया में आपको काम करना होगा। आपको डिफरेंट ज्योग्राफिकल कंडीशंस, जिसको कहते हैं कि हॉस्टाइल टेरेन जो है वहाँ पर आपको काम करना होता है। इसलिए मेडिकल पूरी तरीके से स्ट्रांग होना चाहिए, टफ होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। अब रिलैक्सेशन एज में रिलैक्सेशन दिया है, किसको दिया है? देयर विल बी रिलैक्सेशन एज फॉर SC, ST एंड OBC, एक्स सर्विसमैन एंड अदर कैटेगरीज ऑफ persons in accordance with the government order on the subject। हाइट क्या है? हाइट हमारा जितना भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर फॉर मेल्स एंड 150 फॉर फीमेल्स है। इसके अलावा जो हमारे जो शेड्यूल्ड ट्राइब जो हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के हैं, उनको और ज़्यादा छूट दी गई है, उनका 160 है। मिनिमम हाइट ऑफ कैंडिडेट्स, अब इसमें कुमाऊनीज, डोगराज, मराठाज, उनके लिए हाइट में छूट दी गई है, 165 है। वो जो जम्मू कश्मीर के निवासी हैं उनके लिए भी छूट है। और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो निवासी हैं उनके लिए छूट दिया गया है। और यही जो है यही प्रॉब्लम हुई ये हाइट में छूट वाली कि ये जो छूट हाइट में ले लेता है एक आसाम का कैंडिडेट तो वो जर्नल में काउंट नहीं होता है, OBC वाला। लेकिन यदि जर्नल का कैंडिडेट जो है वो 166 हाइट पर भर्ती हो सकता है आसाम में। ये सबसे बड़ी इस पॉलिसी की जो है विसंगति है। ये चेस्ट जो है वो हो गया, उसमें भी छूट दिया गया है। अब कैलकुलेशन ऑफ वैकेंसीज, वैकेंसी का कैलकुलेशन कैसे होगा? तो वैकेंसीज फॉर ए रिक्रूटमेंट ईयर विल बी कैलकुलेटेड एनुअली फाइनेंशियल ईयर बेसिस, यानी कि 1 अप्रैल से
जो 31 मार्च तक होता है। द रिक्रूटमेंट विल बी कंप्लीटेड बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। द वैकेंसी विल बी कैलकुलेटेड बाई ईच CAPF, AR, NIA, SSF on financial year basis. While calculating the vacancies, the following factors will be taken into account by the CAPF, AR, NIA and SSF. Vacancies in the existing battalions force, including the one which remained unfilled in the past recruitments, यानी कि पुराने जो recruitments हैं उसमें जो वैकेंसी खाली रह गई है वो ली जाएगी। नंबर ऑफ पर्सनल रिक्वायर्ड फॉर रेजिंग ऑफ न्यू बटालियंस एज पर द शेड्यूल अप्रूव्ड बाय MHA एंड एनी न्यू पोस्ट सैंक्शन बाय MHA। जो आपका पोस्ट सैंक्शन होता है वो गृह मंत्रालय से होता है, तो वहाँ से या कोई न्यू रेजिंग बटालियन की बात होती है तो उसके अकॉर्डिंग। रिजल्टेंट वैकेंसीज एग्जिस्टिंग और लाइकली टू अराइज ड्यूरिंग द ईयर बिकॉज ऑफ प्रमोशंस इन अदर रैंक्स। कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल में प्रमोशन होता है तो उससे जो कांस्टेबल की वैकेंसी खाली होती है वो। अब प्रमोशन जो है वो तो देखिए ऊपर तक प्रमोशन चलते रहते हैं। इंस्पेक्टर जो है वो असिस्टेंट कमांडेंट हो जाते हैं तो इंस्पेक्टर की खाली होती है तो सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर बन जाते हैं, और हेड कांस्टेबल जो है वो ESI हो जाते हैं। तो कांस्टेबल से फिर ऊपर की तरफ बढ़ता है तो वैकेंसी एग्जिस्ट होती रहती है। एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर वेस्टेज रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर। अब जो हमारे रिटायर हो जाते हैं कर्मचारी उनके स्थान पे एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर एट्रिशन रेजिग्नेशंस, जो इस्तीफा देकर चले जाते हैं वो। एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव नॉट ज्वाइंड आफ्टर देयर सिलेक्शन। अब देखिए ये जो है इसके बारे में पैरा F जो है उसमें बताया गया है कि जो कैंडिडेट्स ज्वाइन नहीं करते हैं उसका पिछले 3 सालों का जो है औसत निकाला जाएगा। 50% ऑफ द एंटिसिपेटेड वैकेंसीज ऑन रिटायरमेंट, प्रमोशन एक्सेट्रा ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड ऑल वैकेंसीज ऑन अकाउंट ऑफ न्यू रेजिंग ऑफ बटालियंस इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ये सब वैकेंसी कैसे कैलकुलेट होगी उसका पॉलिसी दिया गया है। अलॉटमेंट ऑफ वैकेंसी किस आधार पर होगा, तो 60% ऑफ वैकेंसीज विल बी अलॉटेड अमंग्स स्टेट यूटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन रेशियो, यानी कि 60% जो वैकेंसी होगी टोटल उसमें किस आधार पर दिया जाएगा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को उनकी जनसंख्या के आधार पर कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा होगी, वैकेंसी सबसे ज़्यादा होगी। 20% ऑफ वैकेंसीज इन द बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज। अब BGF हमारे कौन कौन से हैं, तो BGF हमारे हैं BSF है, ITBP, SSB एंड असम राइफल विल बी एलोटेड टू बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स विच फॉल विद इन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फोर्स। 20% वैकेंसी जो है वो दी जाएगी बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस को, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जिसको कहते हैं बॉर्डर एरिया, और 20% जो है वो BGF विल बी एलोटेड टू एरियाज अफेक्टेड बाय मिलिटेंसी इन J&K, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड नक्सल अफेक्टेड एरिया। द डिस्ट्रिक्ट एरियाज अफेक्टेड बाय मिलिटेंसी शैल बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि जो हमारे नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मिलिटेंसी से इफेक्टेड एरिया जो हैं उनका नोटिफाई किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा और उनको दी जाएगी। इन फोर्सेज अदर देन बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज 40% वैकेंसीज विल बी अलॉटेड टू मिलिटेंसी अफेक्टेड एरियाज इन J&K, उन सबको भी अलग से दिया जाएगा। फॉर डाइवर्जन ऑफ एनुअल वैकेंसीज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट एंड ऑल्सो फ्रॉम डाइवर्जन ऑफ वैकेंसीज ऑफ न्यू रेजिंग from one state to another in the same category or from one category to another category, concurrence of MHA will be required। यानी गृह मंत्रालय की अनुमति से एक राज्य की जो वैकेंसी है वो दूसरे राज्य को दी जाएंगी, ये इसमें साफ लिखा हुआ है। तो अब जब आप लोगों को देने की बात आ रही है, जो हमारे SSC GD 2018 के साथी हैं उस पर ये पॉलिसी लागू क्यों नहीं हो सकती वो हम यहाँ पर आपको बताना चाह रहे हैं। रिजर्वेशन, अब रिजर्वेशन का पूरा प्रोसेस है। कोटा SC ST OBC जो उनके लिए अपना कोटा है। पिछली जो हमारी भर्ती थी उसमें EWS का नहीं था, अब जो नई भर्ती आएगी उसमें EWS के लिए भी लागू हो जाएगा। रिक्रूटमेंट प्रोसीजर, वैकेंसीज विल बी रिलीज टू स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बाय रेस्पेक्टिव डायरेक्टर जनरल ऑफ CAPF एंड AR NIA एंड सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स through nodal force MHA for carrying out recruitment of candidates out of the state district as earmarked। यानी नोडल फोर्स कौन है इसमें, नोडल फोर्स CRPF है, उसके द्वारा वैकेंसी जो है SSC को दे दी जाएंगी। सेंट्रलाइज रीजनल रिक्रूटमेंट थ्रू
Staff Selection Commission. SSC would hold the recruitment through and with the help of regional offices of the commission. Such recruitments can be made commonly for all the CAPFs, NIA, AR, SSF, सबके लिए हो जाएगा. The recruitment process will consist of physical standard test, physical efficiency test, written examination and medical examination. लेकिन 2018 में ये क्या हो जाता है, ये प्रोसीजर जो है इसका थोड़ा सा चेंज हो गया प्रोसेस, और पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन हो गया. The candidates qualifying in PST-PET will be called for the written examination. Based on performance in the written examination, candidates will be shortlisted for medical examination. ये प्रोसेस चेंज हो गया अभी. All candidates applying for the recruitment and prima facie eligible will be called to appear in physical standard test and physical efficiency test. ये 2015 वाला जो है पॉलिसी वो सब चल रहा है. PST-PET shall be mandatory but will only be qualifying in nature and will not carry any marks. किसी प्रकार का नंबर नहीं होगा उसका. SSC shall try to finish the recruitment process within a period of 9 months. अब ये देखिए कि 12 महीने के अंदर अंदर ही नहीं, 9 महीने के अंदर अंदर पूरा होना चाहिए. लेकिन हो रहा है कितने समय में, ये भी आप देख रहे हैं. ये इसमें तो 1 साल तो कोरोना की वजह से डिले हो गया. वन ऑफ द फोर्सेज विल बी डिक्लेयर्ड ए कोऑर्डिनेटिंग नोडल फोर्स on annual rotation basis for conducting PST, PET and medical examination in consultation with SSC and coordinating the entire recruitment process. Method of selection. Method of selection क्या होगा? Selection will be made annually. अब देखिए पॉलिसी तो ये कहती है कि हर साल होगा, through invitation of applications after giving wide publicity by SSC. An amount of ₹50, ये 50 रुपये का जो फीस है वो पुराना है. The selection will be made on the basis of the following. किसके बेसिस पर होगा? The examination will be advertised by SSC after receipt of firm vacancies from MHA. SSC will give wide publicity to the recruitment through its website and regional offices. Mechanism for attending to complaints, grievances relating to PST, PET and medical examination will be put in place by the coordinating CAPF. Mechanism for attending to complaints, grievances relating to written examination, preparation of merit list will be provided at the headquarters and regional offices of the SSC. अब यहाँ पर ये कहा गया है कि जो PST, PET एंड मेडिकल से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होंगी, किसी का ग्रीवेंसेस होगा, वो जो नोडल फोर्स है वो उसके लिए जिम्मेदार होगी, और जो रिटन एग्ज़ाम और फाइनल मेरिट से संबंधित ग्रीवांस जो होंगे वो SSC उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगी, ऐसा इसमें बताया गया है. एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी डिजाइंड सेंट्रली बाय SSC. एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड only except for the state of J&K, northeastern states, LWE affected districts and border districts of the country, where the candidates will have the choice to apply online or offline mode, that is by post in prescribed format. Candidature of candidates applying through both the modes is liable for rejection summarily, यानी कि जो दोनों से अप्लाई कर देंगे वो रिजेक्ट हो जाएगा. No testimonials are required to be attached with the application form by the candidates at the time of applying for the post. किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच करने की जरूरत नहीं होगी. The candidates may be asked to submit the application to the regional offices concerned of SSC under whose jurisdiction the center selected by the candidate falls. Detailed syllabi for the written examination would also be provided by the SSC in the advertisement published as well as on the website of SSC well in time before the written examination. कि जो आपका पूरा सिलेबस होगा वो प्रोवाइड करवाया जाएगा SSC के थ्रू. एप्लीकेशंस थ्रू ऑफलाइन मोड, ये जो है ऑफलाइन मोड के बारे में बताया गया है, लेकिन इसको हम छोड़ देते हैं यहाँ पे. ऑन रिसीविंग एप्लीकेशंस फ्रॉम द कैंडिडेट SSC विल प्रोसेस दीज एंड विल प्रोवाइड द लिस्ट डेटा ऑफ द कैंडिडेट स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज टू द नोडल CAPF इन सॉफ्ट कॉपी. इसके बारे में बताया गया है कि कैसे उसको दिया जाएगा. एट द वेरी बिगनिंग ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, कैंडिडेट्स हुज एप्लीकेशंस आर फाउंड टू बी इन ऑर्डर will be asked to go through the height bar and thereby candidates will with lesser heights will get eliminated. यानी हाइट जो है, हाइट तो कब चेक होगी आपकी, डी जो आपका PST होगा उसमें हाइट चेक होगी.
Those who qualify the height test will be subjected to PET with which shall consist of 5 kilometers race for male and 1.6 kilometers race for female to be completed within 24 minutes and 8.3 minutes respectively. ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 5 किलोमीटर का रेस आपको 24 मिनट में करना होगा और महिलाओं के लिए 8.5 मिनट में 1600 करना होगा. दोज हु क्वालिफाई इन द रेस विल बी सब्जेक्टेड टू द मॉडर्न बायोमेट्रिक मेथड्स टू ओबिवेट इम्पर्सोनेशन बाय द कैंडिडेट्स. ये बायोमेट्रिक का जो प्रॉब्लम है ये कुछ हमारे साथियों के साथ में हो गया, ये भी प्रोसेस बताया गया है. Those who are found eligible on biometric identification and screening of testimonials will be subject to chest and weight measurements. वो सब हो गया, ये सब प्रोसेस जो है इसको. अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेडिकल बोर्ड्स. मेडिकल बोर्ड कैसे बनेंगे? बोर्ड्स ऑफ CAPFs एंड असम राइफल फॉर कंडक्टिंग PST एंड PET एंड मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी हेडेड बाय एन ऑफिसर of the rank of commandant, second in command, with 2 officers and not below the rank of assistant commandant and at least 1 medical officer. The medical officer shall be associated during the final medical examination only. यानी कि जो PST PET जो होता है उसमें मेडिकल ऑफिसर का कोई रोल नहीं होता है. अब इसमें भी SC ST ऑफिसर एंड एन ऑफिसर बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी मे बी co-opted इन सच बोर्ड्स इफ दीज बोर्ड्स डू नॉट हैव रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम दीज कम्युनिटीज़. जो हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी है, SC ST है, उनके भी हितों का ध्यान रखते हुए उनका प्रतिनिधित्व भी इस बोर्ड में रखा जाएगा, ऐसा भी पॉलिसी में कहा गया है. फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST PET, इसको देखिए अभी हम डिस्कस नहीं करते हैं यहाँ पे कि ये आपके लिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा. रिटन टेस्ट जो है वो आपका हो गया कि 100 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट OMR बेस हो गया, ये सब आ गया. ये 2015 का जो है पॉलिसी वो है ये, क्योंकि 2018 में क्या होता है, 18 में रिटन एग्ज़ाम सबसे पहले हो जाता है और अब जो 21 में आएगा उसमें भी सबसे पहले ही होगा. द क्वेश्चन पेपर विल बी सेट टू एसेस द जनरल अवेयरनेस. ये पूरा बताया गया है, छोड़ देते हैं इसको. अब देखिए जो हमारे साथी जो रीजनल लैंग्वेज वाले जो हमारे साथी हैं वो पूछते हैं कि हमारा एग्ज़ाम कैसे होगा, कौन सी भाषा में होगा, तो उसमें के लिए भी इसमें बताया होता है. द क्वेश्चन पेपर्स विल बी सेट इन हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेजेस, दैट इज़ कश्मीरी, उर्दू स्क्रिप्ट फॉर JNK, मराठी महाराष्ट्र, गुजराती गुजरात, मलयालम, ये सब रीजनल लैंग्वेजेस में भी उसका क्वेश्चन पेपर्स आपके होंगे. क्वेश्चन पेपर शुड बी सेट सेंट्रली, केंद्रीकृत रूप से उनको सेट किया जाएगा. Candidates will be required to answer in OMR sheet in case she opts for offline mode. ये 2015 का है तो 2015 में ऑफलाइन ही हुआ था. अभी आपका जो 2021 का होगा या 18 का होगा वो ऑनलाइन हो. 18 का ऑनलाइन हुआ, इसको भी हम छोड़ देते हैं. मेडिकल एग्जामिनेशन, ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव स्कोर्ड अबव द कट ऑफ मार्क्स फिक्स्ड बाय द SSC इन रिटन एग्जामिनेशन एंड एज पर द लिस्ट प्रोवाइडेड बाय SSC विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द मेडिकल एग्जामिनेशन. अब मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में भी पॉलिसी बताया गया है. इसके अलावा जो मेडिकल गाइडलाइन है MHA के द्वारा जारी किया गया वो सब है. द कैंडिडेट्स विल बी मेडिकली एग्जामिन्ड टू असेस देयर फिजिकल एंड मेडिकल फिटनेस एज प्रेस्क्राइब्ड इन द एलिजिबिलिटी कंडीशंस. मेडिकल टेस्ट, एक्सरे एंड लेबोरेटरी शैल बी कंडक्टेड ओनली फॉर सच कैंडिडेट्स हु आर फाउंड फिट आफ्टर इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन. इन केस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन टेम्प्रेरी अनफिटनेस विल नॉट बी अलाउड. अब ये देखिए यहाँ पर ये सबसे बड़ा जो पॉइंट है इस पॉलिसी में लिखा गया है, उसके बावजूद भी ये देखने को मिला कि हमारे कुछ सेंटर्स पर अभी ज्वाइनिंग के बाद में टेम्प्रेरी अनफिट कर रखा है कैंडिडेट को. टेम्प्रेरी अनफिट नहीं हो सकता, ये साफ लिखा हुआ है इसमें. टेम्प्रेरी अनफिट सिर्फ महिलाओं के केस में हो सकता है कि जो प्रेगनेंसी उस समय उनकी होती है मेडिकल के लिए, मेडिकल के टाइम पर, तो वो उनको टेम्प्रेरी अनफिट किया जाता है. हाउएवर एनी सच फीमेल कैंडिडेट्स हु ड्यूरिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन इज फाउंड टू बी प्रेग्नेंट ऑफ 12 वीक्स स्टैंडिंग और अबव, शी शैल बी डिक्लेयर्ड टेम्परेरीली अनफिट एंड हर अपॉइंटमेंट हेल्ड इन एबियंस until the confinement is over. However, candidates declared unfit may file an appeal representation within 15 days. ये अपील करने का अधिकार है.
द अपील पैनल, अब देखिए अपील पैनल जो होता है, अपीलेट अथॉरिटी एंड वन मेडिकल ऑफिसर, जो आपके मेडिकल के जो अपील जो थे वो रिजेक्ट किए गए थे, उसको कौन चेक करता है? अपीलेट अथॉरिटी एंड वन मेडिकल ऑफिसर शैल डिसाइड द करेक्टनेस ऑफ अपील्स विद इन अ पीरियड ऑफ मंथ ऑफ द डेट ऑफ रिजेक्शन. If the appeals is found in order by appeal panel, the candidates may be called for re-medical examination. If the candidate is found fit in re-medical examination by the duly constituted board, the candidate will be included in the data list of medically fit candidates to be sent to SSC by the nodal force. यानी कैंडिडेट यदि मेडिकल फिट पाया जाता है तो उसका डेटा जो है वापस लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा और वो लिस्ट जाएगी कहाँ पे? SSC को. While preparing merit list result, the SSC will consider the detailed medical examination fit as well as re-medical examination fit candidates on the basis of their merit and category. यानी RME और DME दोनों फिट कैंडिडेट जो हैं उनको मेरिट के लिए कंसिडर किया जाएगा. टेस्टिमोनियल्स ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी चेक्ड एट द मेडिकल एग्जामिनेशन स्टेज. कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द कैंडिडेट्स एंड देयर वेरिफिकेशन ड्यूरिंग डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी द सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द CAPF. देखिए ये सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी CAPF का है. उसके बावजूद भी कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो गलत डोमिसाइल स्टेटस के आधार पर मेरिट लिस्ट में नाम आ गया उनका. तो वो मेरिट लिस्ट में नाम जो आ गया वो क्या हुआ कि 2 वैकेंसी उन्होंने खाई हैं. कहाँ? एक तो अपने स्टेट की वैकेंसी वो खा गए और दूसरा जिस स्टेट के डोमिसाइल स्टेटस पर उनका सिलेक्शन हुआ है उस स्टेट की भी एक वैकेंसी वो खा गए. और उनका ज्वाइनिंग भी नहीं होगा क्योंकि जब उनका डोजियर फोर्स में गया और वहाँ पे चेक हुआ तो वहाँ पे उसमें डोमिसाइल स्टेटस शो कर रहा है अरुणाचल प्रदेश. कैंडिडेट ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगा रखा है राजस्थान का, तो उसका फ़ाइल रोक लिया गया और फाइल वापस नोडल फोर्स में चली गई. ज्वाइनिंग लेटर रुक गया और होगा भी नहीं, ये बता देता हूँ आपको. लेकिन वो 2 वैकेंसी जो वो खा गया उसका जिम्मेदार कौन है? और जो दो कैंडिडेट उसकी वजह से रुक गए उनका जिम्मेदार कौन है? आफ्टर conduct of detailed medical examination, re-medical examination, result of candidates fit, unfit, absent will be given to the commission by nodal force along with verified data of fit candidates in soft copy within a period of 1 month after completion of re-medical examination. Accuracy of the verified data and result of DME, RME will be the sole responsibility of the CAPFs who will ensure the same. ये CAPF की जिम्मेदारी है. मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा वो बता दिया. अब देखिए इसमें मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, यहाँ पर जो है एक बात जो है आपको मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ पॉलिसी में, कि पॉलिसी में CAPF असिस्टेंट कमांडेंट से तुलना की गई है. लेकिन CAPF असिस्टेंट कमांडेंट की जो भर्ती होती है उसमें तो एक रिजर्व लिस्ट भी आता है, लेकिन उसके लिए यहाँ पर क्यों बात नहीं की जाती है? Merit list in each category, namely general, SC, ST and OBC and ex-servicemen will be drawn separately for males and females by SSC in respect of each state/UT and further earmarked category of district wherever applicable. On the basis of aggregate marks obtained in the written examination, while preparing the merit list, SSC will consider candidates against vacancies for the state in respect of which दे हैव सबमिटेड डोमिसाइल सर्टिफिकेट. अब ये देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बात जो यहाँ पर कही गई है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना स्ट्रिक्ट मैकेनिज्म था, सब कुछ चेक किया जा रहा था, फिर भी गलत डोमिसाइल स्टेटस के आधार पर कुछ कैंडिडेट्स फाइनल लिस्ट में उनका नेम आ जाता है. हालांकि उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है अभी और होगी भी नहीं. द कमीशन will prepare and declare the final list of selected candidates stage wise, indicating district wise quota selection also wherever applicable, without making any force allocation, and send the relevant data to the nodal force. ये 2015 का है उसमें. अब यहाँ पर देखिए एज डन बाय UPSC इन केस ऑफ CAPF असिस्टेंट कमांडेंट, यानी कि यही असिस्टेंट कमांडेंट के केस में CAPF को वापस जब भेजा जाता है डेटा, उसके बारे में बताया गया है. इन केस ऑफ टाई इन मार्क्स, SSC विल रिजॉल्व द टाई
फॉलोइंग इट्स सेट प्रोसीजर। ये टाई का हो गया है, वो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर एक देखिए, बेस्ड ऑन सच मेरिट लिस्ट डिक्लेयर्ड बाय एसएससी द नोडल सीएपीएफ विल मेक फोर्स एलोकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट कम चॉइस ऑफ द कैंडिडेट्स एज सून एज डन इन केस ऑफ सीएपीएफ। देखिए सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट में जो जिस आधार पर फोर्स एलोकेशन किया जाता है उससे तो तुलना कर दी गई, लेकिन सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट में तो 9 महीने बाद में एक रिजर्व लिस्ट भी आती है, वो यहाँ पर लागू क्यों नहीं होती। आफ्टर फोर्स एलोकेशन द सीएपीएफ विल मेक नॉमिनेशन ऑफ द ये 2015 का है, ये इस बार ये काम एसएससी नहीं कर दिया। फाइनल सिलेक्शन द फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी मेड इन ऑर्डर of merit in each category. SSC will declare the result of finally selected candidates. Force allocation to the successful candidates will be made by the nodal force. ये पुराना है। अब ये कट ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर अपॉइंटमेंट विल बी नॉर्मली एज अंडर 35% और 33%। ये तो देखिए सिर्फ कट ऑफ है, ये तो अभी इस बार तो बहुत ही कम ऐसा रहा, रेयर चांस में कुछ स्टेट और यूटी में, वरना तो कट ऑफ तो बहुत हाई रही है। जर्नल Advertisement for recruitment of constable GD in CAPFs will be issued centrally by SSC. Wide publicity regarding recruitment will be given in the local newspapers including vernacular papers and the employment news Rozgar Samachar and also through radio and television by SSC. Wide publicity होगी उसकी। According to the 15-point program of the government, efforts are to be made to give proportionate representation to the minority communities. Since there are no reservations in service based on religion, this can be achieved through making the minority community candidates aware of the employment opportunities recruitment। ये उसके बारे में बताया गया है, लेकिन सिर्फ पॉलिसी की ही यहाँ पर बात हुई। अभी जो हमारे साथी जो पॉइंट 1 नंबर से छट के बैठे हुए हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ हो जाए, चमत्कार हो जाए, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। For the recruitments in northeastern states other than Assam, the cycle time should be reduced, wherein the time period between the PST and PET and the written examination, as also between the written examination and medical examination, should be compressed by constituting more number of medical boards। यानी कि थोड़ा जल्दी हो वहाँ पर, इसलिए मेडिकल बोर्ड ज़्यादा बनाए जाएँ। In case other recruitment or also or are made to fill up backlog vacancies if any, then the procedure enumerated above will be followed। यानी बैकलॉग वैकेंसी जैसा कि हमारा जम्मू कश्मीर का स्पेशल भर्ती हुई थी बीएसएफ और सीआईएसएफ के लिए, तो वो क्या था, वो बैकलॉग वैकेंसी को पूरा करने के लिए हुआ था, तो उसमें भी वही प्रोसीजर फॉलो किया जाए। Court cases, RTI, public grievances relating to notice of examination, conduct of written examination and preparation of merit list would be handled by SSC, and those relating to all other issues like scheme of examination, vacancies, conduct of PST, PAT, DME, force allocation of selected candidates, etc. will be handled by the coordinating nodal CAPF /MHA. Center of examination will not be a criteria for selection of the candidate against vacancy of the state in which that center falls। ये लिख दिया गया है यहाँ पे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। The expenditure involved in conduct of the examination will be borne by the MHA/CAPF and the funds required would be placed at the disposal of the commission well before the examination। खर्चा कौन वहन करेगा? MHA करेगा। Any claim representation regarding change in the merit list due to wrong verified data or change in medical fitness status will be handled by CAPF। ये 2015 वाला है, इसमें लिखा गया है कि यदि मेरिट में कैंडिडेट आउट हो गया या और कोई प्रॉब्लम हो गई तो, लेकिन अब इस बार ये एसएससी का ही काम है क्योंकि फाइनल मेरिट एसएससी ने बना के दी है। सेफगार्ड्स, द प्रोसेस ऑफ PST PET मेडिकल एग्जामिनेशन शुड बी प्रेफरेबली वीडियोग्राफ्ड। अब यहाँ पर देखिए कि वीडियोग्राफ्ट के बारे में लिखा गया है कि मेडिकल एग्जामिनेशन का वीडियो होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे सेंटर्स पर ऐसा हुआ कि मेडिकल का कोई वीडियो नहीं हुआ और मेडिकल में यहाँ तक के कैंडिडेट्स जो हैं उनका गला पकड़ के भी बाहर भगा दिया गया उनको, जब उन्होंने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की उसको कि मेरा कैरिंग एंगल का जो पॉइंट है उसको एक्सरे करके मुझे फिट अनफिट कीजिए, उसको धक्का मार के बाहर भगा दिया गया।
जबकि साफ लिखा हुआ है पॉलिसी, और यदि वीडियो बनता है तो क्या उसको धक्का मार के बाहर भगाया जा सकता है, आप खुद समझ सकते हैं। Additional measures to be adopted for filling up the vacancies which remain unfilled through the above process from J&K border district LW affected districts। अब इसमें यह कहा गया है कि इस ऊपर वाली प्रोसेस के बाद में भी कुछ वैकेंसी यदि खाली रह जाती हैं तो उसके लिए क्या किया जाए। अब उसमें जो खाली रह जाती हैं उसमें सिर्फ J&K बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट LWE अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट जो हैं उन्हीं की बात की जा रही है। जो जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया है उसकी बात यहाँ पर नहीं की जा रही है। The recruitment shall be made initially only through the regular recruitment process conducted through Staff Selection Commission. In case certain vacancies allocated to the state of J&K LW affected districts and the border districts remain unfilled, recruitment rallies may be organized, conducted in the state of J&K LW affected districts as well as the other such states having border districts where vacancies remain unfilled. Such recruitment rallies shall be conducted by the respective CAPF or the same can be done by a single CAPF after taking into account the unfilled vacancies of other CAPFs also। जैसा कि जम्मू कश्मीर में हुआ कि वहाँ पर अनफिल्ड वैकेंसी किसका था, अनफिल्ड वैकेंसी चल रहा था BSF और CISF का, तो वो वैकेंसीज किसके द्वारा फिल की गई, BSF के द्वारा फिल की गई। लेकिन उसमें भी कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो दोनों में सेलेक्ट हो गए, जिसमें SSC GD के माध्यम से वो सेलेक्ट हो रहे हैं BSF में, और जो स्पेशल रिक्रूटमेंट है उसके माध्यम से वो सेलेक्ट हो रहे हैं CISF में। तो वो CISF में ज्वाइन कर गए, BSF की वैकेंसी खाली रह गई, और जो हमारे साथी जो SSC GD वाले जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि खाली रह गई वो दूसरे को दे दी जाए। For the border district vacancies, such recruitment rallies may be organized on the pattern of army in respective border districts, also at sub-divisional level in case of large district। इसके बारे में पूरा बताया गया है, लेकिन ये सब जो है बातें ही की गई हैं। ये पॉलिसी जो है, अब ये लिखा हुआ पॉलिसी है तो ये फॉलो होना चाहिए, और आपको जानकारी होनी चाहिए कि क्या पॉलिसी है। आप लोग जो भटक रहे हो आप लोग, या आप आरोप लगा देते हो, कुछ लोग हमारे ऊपर आरोप लगा देते हैं कि आप गलत गाइडेंस दे रहे हो। हम कभी गलत गाइडेंस नहीं देंगे, हम जो पॉलिसी है उसकी बात कर रहे हैं, इसलिए हमने ये पूरा पॉलिसी आपको दिखा दिया है यहाँ पे। इसका PDF आपको चाहिए, नीचे हमारा नंबर दिया गया है, आप एक व्हाट्सएप मैसेज कीजिए कि हमको 2015 वाला SSC का जो रिक्रूटमेंट स्कीम है वो भेज दीजिए, हम तुरंत आपको भेज देंगे। ये सब सार्वजनिक है, ये कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है ये। For such recruitment in border districts, such physical standards, height, chest shall be followed, which are lower out of the ones laid out in this policy and those adopted by the Public Service Commission, Staff Selection Commission। ये उसके बारे में पूरा बताया गया है। State government concerned would, besides undertaking publicity and awareness campaigns in respective districts, provide full assistance for ensuring proper law and order arrangements and police बंदोबस्त to handle the crowd। कि क्राउड को मैनेज करने का जिम्मा किसका होगा, स्टेट पुलिस का होगा। While making recruitment through such rallies in the border district, the merit list shall be prepared state-wise, and all the candidates so selected shall be placed and en masse junior to the candidates selected to rest। इसका मतलब ये है कि इसका उदाहरण आप समझ सकते हैं कि SSC GD की भी भर्ती से हमारे जम्मू कश्मीर के साथी भर्ती हुए हैं, और BSF और CISF की स्पेशल भर्ती भी वहाँ पर हुई है। तो जो स्पेशल भर्ती के जो कैंडिडेट्स हैं वो SSC GD वाले कैंडिडेट से जूनियर होंगे, उनकी जो सीनियरिटी फिक्स होती है उसके लिए। आफ्टर द अबव एडिशनल मेजर्स टू बी टेकन फॉर ensuring filling up vacancies in the border districts of the respective border guarding forces, the vacancies still remaining unfilled from such border districts shall be informed to SSC, who shall fill up the same out of the candidates from the particular border state। अब ये देखिए कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की यदि वैकेंसी खाली रह जाती है तो वो वैकेंसी बॉर्डर स्टेट से फिल की जा सकती है, और देयरफॉर टू गिव इफेक्ट टू दिस SSC shall maintain a waiting list in case of the border state to the extent of total number of vacancies which remain unfilled with respect to the border state concerned। अब यहाँ पर ये कहा गया कि बॉर्डर जो स्टेट है, बॉर्डर स्टेट के लिए तो एक वेटिंग लिस्ट SSC प्रिपेयर करके रखेगी, लेकिन जो हमारे दूसरे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जो
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जो बीच में आ गए, छत्तीसगढ़ जहाँ जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट नहीं है, जहाँ पर बॉर्डर नहीं लगता है, उनके लिए क्या होगा? क्या वो देश का हिस्सा नहीं है? क्या वो देश के लिए नहीं लड़ते हैं वो? ऐसे बहुत सारे पॉइंट है। देखिए, जब पॉलिसी को इसको चैलेंज किया जाता है तो ऐसा एक से एक पॉइंट निकल के आता है कि जो बात करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज में वेटिंग लिस्ट नहीं निकलती है, तो कैसे 2011 वाली जो एसएससी थी उसमें रिजर्व लिस्ट बना दी गई थी, उसके बाद क्या हुआ, 12 में बना दी गई थी। तो जो हक की बात देखिए, हम तो बोलेंगे, हम तो ये बात कहते हैं कि हम तो बोलेंगे कोई शक, और नीचे नंबर दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में। आपको यदि पॉलिसी चाहिए आप एक व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको बिल्कुल पॉलिसी प्रोवाइड करवा देंगे। और जो भी असिस्टेंस देखिए हमसे बनेगा, हम बिल्कुल वीडियो के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, चाहे हमें कहीं एडवोकेट से बात करनी होती है वो भी हम करते हैं, एडवोकेट को भी ये पॉलिसी प्रोवाइड करवानी होती है, हम बिल्कुल प्रोवाइड करवा देते हैं। चाहे आपके मेडिकल गाइडलाइन की बात हो, चाहे रिक्रूटमेंट रूल्स की बात हो। तो दोस्तों, अब रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय।